नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में कई सालों से चल रहे पहरावर की जमीन के मुद्दे को सुलझाते हुए हरियाणा सरकार ने इसे गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा रोहतक को 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने का रास्ता साफ कर दिया। इसके लिए बकायदा चंडीगढ़ में दस्तावेज सौंपने के लिए सेरेमनी रखी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से भी रूबरू हुए और कई और ऐसे मुद्दे रहे जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के रोहतक के गांव पहरावर स्थित 15 एकड़ जमीन को लेकर पिछले 14 साल से चल रही खींचतान अब खत्म हो चुकी है। गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी सभा इसे लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। पिछली सरकारों में चल रहे कानूनी दावपेच के चलते समाज में इसे लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज को बड़ी राहत देते हुए जमीन मिलने को लेकर अड़े हुए सारे पेच हटाने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उदार हृदय दिखाते हुए इस जमीन को गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा रोहतक को 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने का रास्ता साफ किया। इस निर्णय से ब्राह्मण समाज में भी खुशी की लहर है। इसके लिए बकायदा चंडीगढ़ में साइनिंग सेरेमनी रखी गई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई मंत्रियों की मौजूदगी में पहरावर की जमीन के पट्टे पर दिए जाने को लेकर जमीन के दस्तावेज गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा रोहतक के पदाधिकारियों को सौंपे गए। रोहतक नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़खड़ा ने जमीन से संबंधित दस्तावेज संस्था के पदाधिकारियों को सौंपे। मित्रों, जैसा आपको जानकारी है कि रोहतक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को एक प्लॉट दिया गया था। पहरावर गांव की पंचायत ने लगभग शायद 2008 में, बाद में वो गांव म्यूनसिपैलिटी में आ गया, नगर निगम का हिस्सा बना। किन्हीं कारणों से वो प्लॉट विवाद में हुआ। समय पर जो लीज बनी है उसका भुगतान नहीं हुआ। डेवलपमेंट चार्जेज आदि का भी जो एचएसवीपी ने, चूँकि वो ज़मीन एक्वायर कर ली थी, उन्होंने अपना एक नोटिस दिया था, लेकिन इस विवाद को उस समय सुलझाया नहीं जा सका और वो लीज रद्द हो गई और एचएसवीपी ने भी उस ज़मीन को रिलीज़ कर दिया था। लेकिन पिछले दिनों करनाल में भगवान परशुराम कुंभ के नाम से एक जो कार्यक्रम किया था, उस समय मैंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में एक घोषणा ये थी कि हम उस ज़मीन को दोबारा से और लीज पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को देंगे। और लीज का जो पीरियड भी है, पहले जो 33 साल का था, 2008 से 2041 तक वो जो लीज थी वो अफेक्टिव थी, लेकिन उसको समाप्त करके अभी 2023 को जब हमने इसका दोबारा से एग्रीमेंट किया है, तो अब आगे से 33 साल के लिए उसको रिन्यू कर देंगे। अब वो फैसला करके कैबिनेट द्वारा फैसला हो गया है और उस ज़मीन के पहले तो 3 अलग अलग टुकड़े थे, उसको इकट्ठा किया गया है। बल्कि उस ज़मीन के ऊपर से जो बिजली की तारें जा रही थी, उस ज़मीन को वहाँ से निकाल कर और विद्या प्रचारणी सभा को एक अलग से उस ज़मीन का एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा, चौरस टुकड़ा, और वो दिया गया है। एक लाभ इस प्रकार का भी ये अब विद्या प्रचारणी सभा को हुआ है। आज उसका एग्रीमेंट साइन करके और जो हमारा यूएलबी डिपार्टमेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर नगर निगम रोहतक, और एग्रीमेंट करने के बाद जो ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी हैं श्री जयपाल शर्मा जी, जो इस समय विद्या प्रचारणी सभा के ओर से उनको नियुक्त किया हुआ है, तो
साइन करके दोनों का एग्रीमेंट एक्सचेंज किया गया है और आज से अभी ये इफेक्टिव हो गया लीज एग्रीमेंट। विधिवत अब जमीन जो है विद्या प्रचारिणी सभा को, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को ये हैंडओवर हो जाएगी और आगे के लिए सभा जो है उस पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो भी भवन आदि बनाना होगा 5 साल का समय पहली यानी चरण में उनको परमिट किया गया है। जो पहले कभी उस समय 2 साल होता था, अब 5 साल किया है और 5 साल के बाद भी अगर नहीं बना पाएंगे तो आगे 5 साल के लिए फिर से रिन्यूएबल होगा। ये लीज मनी टोटल 15.37 एकड़ है और 2 लाख रुपए वार्षिक इसका जो लीज अमाउंट है वो रखा गया है। हर वर्ष एनुअली 5% इसमें इंक्रीज ये होगा ताकि ये 33 साल तक लगातार लीज चल सके। हर साल ये पैसा सभा को और कॉर्पोरेशन को ये देना होगा। इस प्रकार का ये एग्रीमेंट हुआ है। 33 साल। देखिए, कोई विरोध का कारण नहीं था क्योंकि अब उनके समय का जो लीज एग्रीमेंट हुआ था, मुझे लगता है वही शुरू में एक डिफेक्टिव लीज एग्रीमेंट में उसको कहूँगा, क्योंकि बहुत कम समय 2 साल के लिए उनको कंस्ट्रक्शन का पीरियड दिया गया, बाद में रिन्यू 2 साल के लिए फिर हुआ और 4 साल में सोसाइटी जो है, सभा जो है उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना पाई। फिर बाद में पेनल्टी शुरू हो गई और एचएसवी की क्योंकि एक्वायर की हुई उन्हीं के समय में जो ज़मीन एक बार लीज पर दे दी गई उसके बाद उसको एक्वायर करना ये भी वास्तव में उचित नहीं था, तो एचएसवीपी ने एक्वायर कर लिया। तो ये झंझट बढ़ते चले गए और विपक्ष आलोचना करे तो अपने समय की करे, अपनी सरकार की करे, तो इतना उलझा करके रखा था। उस उलझन के बाद हमको उसको ठीक करने में समय लगा और समय लगाने के बाद आज इस स्थिति में हो गए कि हमने उसको एक विधिवत तरीके से उसको सॉल्व करके और विधिवत उसकी लीज जो कर दी गई। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणाओं पर सीएम ने कहा कि ज्यादातर घोषणाओं को पूरा किया गया है और बाकी पर काम चल रहा है। इसमें परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी, भगवान परशुराम की डाक टिकट और धौली के जमीन का मालिकाना हक दिए जाने समेत कई घोषणाओं को अब तक पूरा किया गया। देखिए, जितनी घोषणाएं हुई थी उसमें काफ़ी घोषणाओं पर काम हो चुका है। जैसे भगवान परशुराम जी की जयंती पर मैंने घोषणा थी कि उनके नाम से डाक टिकट जारी किया जाएगा, वो डाक टिकट जारी हो गया। उनके जन्म की तिथि को राष्ट्रीय यानी जो गजटेड हॉलीडे ये हमने घोषणा की थी, वो सब हुआ है। इसी प्रकार करनाल के एक चौक पर जो फुआरा चौक, उसका नाम भाई बद्रीदास सत्यास छिब्बर के नाम से वो रख दिया गया है। मेडिकल कॉलेज जो कैथल का है उसका नाम भगवान परशुराम जी के नाम से किया गया था, वो भी फाइनल हो गया, कर दिया गया है। धौली की ज़मीन का मालिकाना हक जो प्राइवेट ज़मीन है लगभग 1700 एकड़ वो फाइनल की जा चुकी है। अब जिसकी भी ज़मीन प्राइवेट इस तौर पर है तो डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया है कि डिप्टी कमिश्नर उस ज़मीन को जो प्राइवेट ज़मीन है उसके लिए विधिवत कागज़ वो बना करके दे सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी इस प्रकार की मांगें थी वो पूरी हो गई हैं। कुछ मांगें अभी पाइपलाइन में हैं, जैसा आपने बताया कि पुजारियों के लिए, पुरोहितों के लिए वोट। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि कर्नाटक चुनाव का हरियाणा में कोई असर नहीं और जमीनी स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर लोगों में जो उत्साह है उससे ये साबित भी होता है। दूर दूर तक नहीं पड़ेगा, उत्साह होना तो अब अलग बात है, लेकिन जब जमीन पर कुछ दिखेगा तब आपको पता लगेगा। आप देख रहे हैं कि हरियाणा में जैसे मेरे गांव-गांव के कार्यक्रम हो रहे हैं और अति उत्साह में लोग हजारों की संख्या में वहाँ एक-एक गांव में आ रहे हैं। मैं भी 4 जिले कर चुका हूँ और ऐसा क्षेत्र जहाँ हमारा कोई पहले एक भी विधानसभा की सीट हमारी नहीं थी, उन क्षेत्रों में भी अति उत्साह है। हाँ, ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों का विरोध करने का आह्वान करते हैं, इनको ज़रूर हम चेक करेंगे और उसको चेक करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहेंगे कि इस प्रकार का व्यवधान किसी को न डालने दें। मैं तो और आगे कहता हूँ, केवल हमारे ही कार्यक्रम नहीं, इन पार्टियों के भी कार्यक्रम अगर होंगे और उसमें कोई व्यवधान डालेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बात खुल करके करें। अगर विपक्ष के लोगों को किसी प्रकार की कोई बात प्रश्न के रूप में करनी है, कोई शंका है, कोई बात पूछनी है, तो आप लोग मीडिया के माध्यम से बात कर सकते हैं, हम उनका उत्तर देते हैं।
उनकी बात का उत्तर हम देते हैं। हम भी जब जरूरत होती है आपके माध्यम से उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये लोकतंत्र की बड़ी से बात है। वहीं भर्तियों को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अहम जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की। कि अभी तक जैसे हमने बताया कि 1 लाख से ऊपर भर्तियां, सरकारी भर्तियां हो चुकी हैं। अभी अगले महीने में 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियों के लिए आवेदन हो चुके हैं। उसके एग्ज़ाम ये शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट ये भी निकलने वाली है। सीईटी की वो एडवर्टाइजमेंट निकलेगी तो लगभग 12 से 15,000 भर्तियाँ उसमें भी होंगी। तो ये भर्तियाँ हम लगातार दे रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में जहाँ भर्तियाँ देरी हो रही है वहाँ एचकेआरएन के माध्यम से भी जितनी रिक्वेशन आती है वो भी हमको पूरा करते हैं, ताकि किसी विभाग में कर्मचारियों की कमी न रहे, काम प्रभावित न हो। इसलिए हर तरीके से हम जो इस काम को कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। अभी जल्दी उसकी रिक्वेशन, क्योंकि एक बार कोर्ट ने उसको रद्द किया है, यानी हमारी एडवर्टाइजमेंट को, लेकिन जो रिक्वेशन है वो बरकरार है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर सीएम ने एक बार फिर से साफ कर दिया, भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको पता होगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था, 2014 में घोषणा की थी कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और उसके बाद लगातार जो करप्शन के विषय हमारे ध्यान में आए हैं और जिसके बारे में भी हमको कोई पुख्ता सबूत मिले हैं, उसमें कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं है। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसका पाइपलाइन में अभी जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जब कोई परमिशन लेनी होती है तो जहाँ परमिशन सरकार की ओर दी जाती है, सरकार को भी कुछ पुख्ता प्रमाण ये एजेंसीज को देने पड़ते हैं कि वास्तव में जिसके खिलाफ कोई परमिशन मांगी गई है, कोई अगर पुख्ता प्रमाण होता है तभी परमिशन दी जाती है। अगर पुख्ता प्रमाण न मिले, सरकार को संतुष्ट न कर सके एजेंसी, तो फिर ऐसे आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जिनके खिलाफ कोई ऐसे प्रमाण मिलते हैं उनके खिलाफ ये परमिशन दी जाती है। कुल मिलाकर सरकार ने संस्था को जमीन देकर अपना वायदा निभाते हुए एक ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं ब्राह्मण समाज ने इसके लिए मुख्यमंत्री का शुक्र। और मनोहर सरकार की अगर बात की जाए तो अपने प्रदेश के छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए लगातार नई नई पहल भी शुरू की जा रही है। कभी नकल रोकने के लिए सख्ती लागू की जा रही है तो कहीं स्कूलों को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर भी लाइब्रेरी बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कही थी। इतना ही नहीं, अब जब 12वीं की अगर बात की जाए या 10वीं की बात की जाए तो परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट की और ट्वीट करते हुए उन्होंने उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं दोनों के अगर रिजल्ट देखे जाए तो दोनों के रिजल्ट बेहतरीन आए हैं और ज़्यादातर आपको बता दें कि जो बेटियां हैं उन्होंने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। टॉप में अगर बात की जाए तो नैन्सी ने 12वीं में टॉप किया है। इसके अलावा 10वीं में भी बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं जो टॉप पर ही नजर आई हैं। एयरपोर्ट देखते हैं। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड 2022 से 23 का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 81.65% रहा। वहीं पिछले साल 2021 से 22 में परीक्षा परिणाम 87.08% था। पिछले साल के मुकाबले इस बार परीक्षा परिणाम 5.43% कम रहा है। हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने रिजल्ट में बाजी मारी है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का रिजल्ट 83.51% रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों का रिजल्ट 77.7% रहा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को रिजल्ट की बधाई दी। सीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। बोर्ड का यह परिणाम आपके जीवन में एक नया एवं महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ करेगा। आप सभी अपनी लगन से जीवन के हर इम्तिहान में यूं ही विजय प्राप्त करते रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जिन बच्चों का परिणाम अपेक्षित नहीं आया है
वे इस परिस्थिति में ना घबराते हुए और मेहनत करते हुए उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। इतना ही नहीं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में टॉप आने वाली नैन्सी बंसल को कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अपने निजी कोष से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मंत्री जयप्रकाश दलाल ने होनहार बेटी का फोटो अपनी सोशल मीडिया पर डालकर 1 लाख रुपए देने की घोषणा के साथ उसे और उसके परिवार को बधाई दी। 12वीं की परीक्षा में भिवानी जिले के सिवानी खंड की नैन्सी पुत्री हरपाल बंसल ने 500 में से 498 अंक लाकर कॉमर्स संकाय से हरियाणा में टॉप किया है। हरियाणा बोर्ड द्वारा घोषित रिजल्ट में लोहारू हलके के हमारे सिवानी की बेटी नैन्सी बंसल ने 12वीं कक्षा में 500 में से 498 अंक लाकर हरियाणा प्रदेश में टॉप किया है। बेटी नैन्सी को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। क्षेत्र की बेटी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर हरियाणा प्रदेश में क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मेरी ओर से बेटी को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करता हूं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं टॉपर नैन्सी ने कड़ी मेहनत से 498 अंक प्राप्त किए। नैन्सी ने रोजाना 5 घंटे पढ़ाई की। नैन्सी का लक्ष्य सीए बनना है। इस टाइम मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मैं अभी हिसार से आई थी तो मैं ब्लैंक थी बिल्कुल, और एकदम से न्यूज़ सुनी तो मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। कंसिस्टेंट होकर काम तो करना ही पड़ता है। अगर हमें कुछ अचीव करना है तो कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। अप्रोक्स 4 to 5 आवर्स तो हमें डेली चाहिए अगर हमारा काम पूरा करना है। तो नैन्सी जी, आपका क्या सपना है, क्या बनने का सपना है? सर मैं एक सीए बनना चाहती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। आज के दौर में जो लड़कियां काफ़ी जो माहौल है वो अभी बदला नहीं है, हालांकि लड़कियां आगे आती हैं, तो जो ऐसी लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, जिनको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, उन लड़कियों को आप उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे? बस मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी के पास इक्वल राइट्स है, तो उन्हें भी पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो भी अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। वहीं नैन्सी के माता पिता ने भी अपनी बेटी के टॉप करने पर खुशी जाहिर की। मेरा नाम हरपाल बंसल, मेरी बेटी नैन्सी ने 12वीं में कॉमर्स में रैंक टॉप की है। मैं भारतीय स्कूल में पढ़ी है जी, स्वानी में जी, और सब उनकी मेहनत से हो रहा है। नैन्सी ने बहुत मेहनत की है जी, पूरी आप सब आशीर्वाद हो रहा है। आपका क्या काम करते हैं और किस प्रकार से अपने बच्चों की पढ़ाई करवाई आपने? अपना शॉप है जी, शॉपकीपर हूँ एक जी, बस बच्चा जो भी मांगते हैं वो करते हैं, पूरी डिमांड। तो क्या कहेंगे जी, जैसी नैन्सी जैसी बेटी है जिसने परिवार का नाम रोशन किया है, तो ऐसी बेटी मतलब पूरे समाज में हर घर में हो, इसके लिए क्या कहना चाहिए? बस हर किसी को ऐसी बेटी मिले जी, हर को मिले जी। मैं आज कुछ बोलने लायक ही नहीं, इसने मेरे को इतना खुशी दी है, पता नहीं मैं अपनी खुशी जाहिर कैसे करूं, और मालिक का आशीर्वाद है, यही बोलना चाहती हूँ। तो शुरू में जब आपने नैन्सी का रिजल्ट देखा तो क्या आपकी प्रतिक्रिया थी, कितनी खुशी हो रही थी? प्रतिक्रिया क्या, रिजल्ट आया इतने में, ये आगे सीढ़ियों से, तो ये इसको देख के मैं खुद ही पता नहीं कैसा फील कर रही थी। इसको संभाला पहले तो मैंने, इसको फिर अपने आप को संभाला, फिर आप सब आएगी, इतना ही था। तो क्या मानते हैं जो बेटियां हैं उनको पढ़ाने में भी, बाहर भेजने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना माँ को करना पड़ता है, तो उस समाज के ताने से कैसे आप ऊपर निकले और बेटी को इतना पढ़ाने का जज्बा दिया? बेटी ने जो बोला वो हमने किया। बेटी बोली पढ़ना है मम्मा, तो पढ़ना ही है, बस कैसे ही कहीं भेजो तो जाना है, तो जाना ही है, भेज दिया। फिर इसके पापा बोले जाएंगे तो जाएंगे। इसी तरह करनाल की जसमीत कौर 497 अंक लाकर कॉमर्स संकाय में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि तीसरे स्थान पर भी हरियाणा की 3 बेटियों ने बाजी मारी। बाकी अगर जिलावार स्थिति की बात की जाए तो रेवाड़ी प्रथम स्थान पर रहा, तो वहीं फरीदाबाद की स्थिति काफी नीचे रही। जिलेवार परीक्षा परिणाम की स्थिति भी आपको बता देती हैं। रेवाड़ी 88.10%, महेंद्रगढ़ 88%, जींद 87.69%, फतेहाबाद 87.03%, हिसार 86.7%, पानीपत 85.73%, यमुनानगर 85.17%, कैथल 84.99%, चरखी दादरी
84.91%, सिरसा 84.49%, करनाल 83.5%, भिवानी 82.26%, झज्जर 81.41%, पंचकूला 80.28%, अंबाला 80.9%, गुरुग्राम 79.94%, कुरुक्षेत्र 79.86%, सोनीपत 79.8%, रोहतक 74.74%, नूंह 74.27%, पलवल 73.93%, फरीदाबाद 67.89%। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र की नेत्रहीन छात्रा गगनजोत कौर को भी बधाई दी। गगनजोत ने सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 95% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र की नेत्रहीन छात्रा गगनजोत कौर ने सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में उम्दा प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बेटी गगनजोत ने 95% से ज्यादा अंक हासिल करते हुए अपने गुरुओं, अभिभावकों के साथ साथ पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। 10वीं कक्षा में भी टॉपर रही गगनजोत अपने कौशल और परिश्रम के चलते अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनी है। बेटियों को जीवन के प्रत्येक पड़ाव में कामयाबी हासिल हो, यही मेरा आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मनोहर सरकार प्रदेश के छात्रों के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर रही है। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक और बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गांवों में जिन सेकेंडरी स्कूलों में पिछले साल 9वीं व 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, उन स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में तुरंत प्रभाव से 137 स्कूल अपग्रेड हो गए हैं। स्कूलों की संख्या आगे जो मैंने अभी घोषणा की है, देखो हमारे डिपार्टमेंट कितने तेज हैं। यहाँ मैंने बोला, चंडीगढ़ में बैठकर उन्होंने निकाल दिया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपकी घोषणा से 137 स्कूल आज ही अपग्रेड हो गए, जो 10वीं से और 12वीं कर दिए हैं। अब उनमें जमीन है तो बिल्डिंग बनाने का काम हमारा है, अध्यापक भेजने का काम हमारा है। बच्चे जो आसपास कहीं दूर जाते हैं वो वहां आकर के इसी साल से पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी तो एक साल 11वीं होगी, अगले साल 12वीं होगी। इतना ही नहीं, हरियाणा के सभी बड़े गांवों में अगले साल 1000 ई लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की है। घोषणा करनी है कि असं अगले साल हरियाणा के जिन्ने बड़े बड़े पिंड ने 1000 लाइब्रेरियां ये असं खोलनियां। लाइब्रेरी की डिमांड कोई ना करे, नहीं गल दसण की लोड़ नहीं है। लाइब्रेरी की डिमांड करने की लोड़ नहीं है। जिथे जिथे सानू लगता है कि उत्थे वड्डे पिंड ने और लाइब्रेरी आसानी नाल चल सकती है, जगह भी है, ऑटोमैटिकली असीं अपने आप घोषणा करांगे। जिन्ने वड्डे पिंड ने, तुहाडा अबूबशहर ते वड्डे पिंड आई जांदा, जिहड़े 8-10 हज़ार तो उपर की आबादी दे ने, बल्कि इवन 5-6 हज़ार की भी आबादी दे होणगे, उन्हां पिंडां विच भी हरेक दे विच एक लाइब्रेरी पहले खोलांगे, धीरे धीरे बाद सब खोलांगे। लेकिन शुरू का जो पहला स्टैप असीं कह सकते हैं, फर्स्ट फेज, उहदे 1000 लाइब्रेरियां, ई लाइब्रेरियां, कंप्यूटर वाली लाइब्रेरियां ये असीं खोलांगे ताकि बच्चे उत्थे जाके पढ़ सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का छात्रों से अलग ही लगाव है। मनोहर सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।